Dear student, welcome you again in online classes. Now we are going to discuss one another aspect of the Hindu law, that is the restriction of conjugal rights. Before coming to this topic, let me clarify that under the Hindu Marriage Act 1955, there are 5 sections which deals about the matrimonial remedies. When I am talking about the remedy, it means that कि ये एक प्रकार का उपचार है जो विवाह को इस अस्थायी रूप से तोड़ने को बचाता है. एज वी नो वेरी वेल दैट हिंदू मैरिज में प्राचीन हिंदू विधि से लेकर आज तक विवाह को जो है संस्कार माना गया है, कभी न टूटने वाला जन जमानता का संबंध माना गया. दो अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट देयर इज अ प्रोविजन फॉर द डाइवोर्स, डिस्पाइट ऑफ दैट टिल टुडे डाइवोर्स इज नॉट वेरी गुड थिंग अंडर द हिंदू सोसाइटी. तो जिस प्रकार से डॉक्टर जो है वो इलाज करता है और पहले वो हल्का दवाई देता है, फिर धीरे धीरे रोग अगर नहीं ठीक होता है तो दवा की डोज बढ़ाता है और अल्टीमेटली सर्जरी करता है और बाद में वो फिर उस अंग को ही काट देता है जिस अंग से वो बीमारी ठीक नहीं हो पाती है. तो जो हिंदू मैरिज एक्ट में जो डाइवोर्स का जो चैप्टर जोड़ा गया था सेक्शन 13 में, वो था कि विवाह को टोटल समाप्त कर देना. डाइवोर्स का मतलब होता है कि दोनों के बीच में सारे संबंध को समाप्त हो जाता है, ऐसा लगता है कि वो पुनः बैचलर हो गए. लेकिन समाज क्योंकि डाइवोर्स को अच्छी चीज नहीं मानता है, अतः डाइवोर्स लेने से पहले अगर हिंदू विधि में कुछ उपचार बताए गए हैं कि डाइवोर्स का ही लास्ट, क्योंकि डाइवोर्स इज ए लास्ट ऑप्शन फॉर द पार्टीज टू गो फॉर द डिसोल्यूशन. उसके अतिरिक्त 4 ऐसी भी व्यवस्थाएं हैं सेक्शन 9, 10, 11, 12 जिसके आधार पर विवाह को जो है वो बचाया जा सकता है. ये विवाह को एक प्रकार से रिस्टोर, यानी अगर विवाह का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के साथ नहीं रहता है या कोई और प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसको विवाह को पुनः रिस्टोर किया जाए, इस संबंध में इस 4 सेक्शन को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में रखा गया है. तो उसी में से इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सेक्शन 9 को डील करेंगे और उसके क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसके विभिन्न आयामों को हम डील करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि सेक्शन 9 है क्या. क्योंकि सेक्शन 9 जो है वो ये जूइश लॉ से लिया गया है, यानी जूइश लॉ से ये इंग्लैंड के समाज में आया था और इंग्लैंड के समाज में से वो भारतीय समाज में आया था. क्योंकि भारत में ऐसा कहा जाता था कि अगर प्राचीन हिंदू विधि को देखें तो वेदों के काल में देखें तो स्त्री और पुरुष के बीच में काफ़ी बराबरी का दर्जा था. क्योंकि वैदिक का मतलब होता है कि ईश्वर के बनाए गए नियम कानून चलते थे, अतः जो है पुरुष और स्त्री के बीच में और पति और पत्नी के बीच में कोई ज़्यादा अंतर वैदिक काल में देखने को नहीं मिलता है. जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, स्मृति काल आया और ऋषि मुनियों ने अपनी अपनी स्मृति बनाई, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति. इन सभी स्मृतियों ने उस समाज के दिशा और दशा के हालात को देखते हुए अलग अलग नियम कानून बताए. सबसे ज़्यादा ऑथोरिटेटिव स्मृति जो है मनु स्मृति के रूप में हम जानते हैं. और मनु चूंकि ब्राह्मण थे, उन्होंने वर्ण व्यवस्था को लागू किया और ऐसा कहा जाता है कि मनु के स्मृति से ही स्त्रियों और पुरुषों के बीच में जो है भेदभाव का प्रचलन शुरू हो गया. मनु ने स्त्रियों के प्रति तमाम कर्तव्य बनाए थे, स्त्रियों को पति को जो है ऊपर दर्जा दिया गया था और धीरे धीरे पति का जो है वो पुरुष प्रधान समाज की तरफ हिंदू समाज आगे बढ़ने लगा. अगर और भी फिर प्रथाएं और यूसेज के माध्यम से पतियों की जो है वो समाज में स्टेब्लिश हो गया. अगर आप हिंदू विधि में देखें फिर कोपाष्णी की व्यवस्था है, कुछ ऐसे नियम कानून बने जिसमें कि पुरुष प्रधान समाज जो है भारतीय समाज बना है. वो सब की बात है. यहाँ पर अगर हम देखें तो पुरुषों को हमेशा से परमेश्वर का दर्जा दिया गया और पत्नी के लिए पुरुषों के प्रति तमाम कर्तव्य बताए गए. उसी के आधार पर समाज जो है, हिंदू समाज जो है, आज का जो समाज है उसी आधार पर ही चल रहा है. तो जब 1886 में एक केस आया जिसमें जो कि दादाजी भीकाजी वर्सेस रुक्माबाई का केस था. ये पहला ऐसा केस था जिसमें कि ब्रिटिश कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स को भारतीय समाज में लागू किया. ये पहला ऐसा निर्णय था. दादाजी भीकाजी वर्सेस रुक्माबाई के बाद में रुक्माबाई ने शादी के बाद दादाजी भीकाजी के साथ जाने से मना कर दिया और वो काफ़ी दिनों तक
पति के पास नहीं गई और जब काफ़ी दिन हो गए तो पति ने यानी दादाजी ने पत्नी रुक्माबाई के खिलाफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल की डिग्री पारित की। रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल की डिग्री पारित करने के लिए उन्होंने कोर्ट में अर्जी दी और कोर्ट ने भी दादाजी के फेवर में डिग्री पारित की और रुक्मा जी को आदेश दिया कि वो जो है अपने पति के पास जाके अपने पति के द्वारा दिए गए घर में वो अपना जीवन यापन करे। तो ये पहला ऐसा केस था। हालांकि प्राचीन काल में ऐसा इस डिग्री को इस रूप में भी समझा जाने लगा कि अगर आप देखें तो एक गाय जो है वो अपने मालिक के खूंटे में बंधी रहती है। कभी कभी गाय मालिक के जुर्मों को से तंग आकर खूंटे को तोड़ के भागती है, तो पूरे समाज का एक कर्तव्य होता है कि वो गाय जहाँ भी रहो वो उसे पकड़ के उसी खूंटे में बांध दिया जाए। उसी से ये रिश्ता ऑफ कंजुगल का तात्पर्य होता है कि अगर दोनों पक्षकारों में से कोई एक पक्षकार दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करने से अपने आप को अलग कर लेता है या मना कर देता है, तो दूसरे पक्षकार के पास ये रेमेडी है कि वो कोर्ट में जाए और कोर्ट से आग्रह करे कि वो अगले पक्षकार से कहे कि वो जो दाम्पत्य जीवन का निर्वहन नहीं कर रहा है वो पुनः रिस्टोर करे। तो ये एक प्रकार से कोर्ट का एक डिक्री होती है जिसके अंतर्गत कोर्ट जो है दूसरे पक्षकार से कहता है जो अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वहन नहीं कर रहा है कि वो पुनः रिज्यूम करे। अदरवाइज इस डिक्री के बीतने के 1 साल भर के बाद अगर वो मैरिज रिस्टोर नहीं होता है तो ये डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाएगा सेक्शन 13 में। तो अगर आप इसको देखें तो इसके 3 आवश्यक अंग है, यानी कि अगर रिश्ता ऑफ कंजुगल की डिग्री कोर्ट तभी पारित करती है जब 3 चीज सेटिस्फाई हो जाती है। इसमें सबसे पहला है वन पार्टी विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी, यानी कि विवाह के दोनों पक्षकारों में से आफ्टर द मैरिज वन पार्टी हैज विथड्रॉन हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम द अदर पार्टी। यहाँ सोसाइटी का मतलब 2 चीजों से है। सोसाइटी का मतलब होता है पार्टी, यानी कि स्पाउस का एक स्पाउस का दूसरे से अलग होना, या फिर सहचर। सहचर का मतलब होता है कि जो दाम्पत्य जीवन का निर्माण एक छत के नीचे किया जाता है वो सहचर नहीं कर रहा है। तो अगर एक पक्षकार दूसरे से अपने आप को विरत कर लेता है विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, यानी कि अलग करने का कोई रीजन नहीं है, और तीसरी जो है कोर्ट को सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी कोर्ट जो है इस नतीजे पर पहुंची है दोनों के आर्गुमेंट सुनने के बाद, दोनों ऊपर के दोनों इंग्रेडिएंट सेटिस्फाइड है, कोर्ट को भी लगता है कि वो ऊपर के जो दोनों बातें कही गई वो ठीक है, तो फिर कोर्ट जो है वो रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल की डिग्री पारित करता है। अगर आप 1964 से पहले को देखें तो ज्यादातर केसेस रिश्ते ऑफ कंजुगल के पारित करने के पीछे जो ज्यादातर रीजन रहा था वो था पत्नी का सर्विस करना पति को छोड़कर अलग होके हुए, यानी कि पत्नी का नौकरी करना क्या रिश्ते ऑफ कंजुगल की डिग्री को पारित करने के लिए सहायक माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। इस पर ज्यादातर केसेस 1964 से लेकर अगर 1972 तक तमाम वाद आए, जिसमें कि सबसे पहला वाद आया था तीरथ कौर वर्सेस कृपाल सिंह के बाद 1964 में पंजाब का केस था। उसमें न्यायालय ने ये कहा कि शादी के बाद पत्नी ने अपने पति से पत्नी को छोड़ा नहीं, लेकिन अपनी नौकरी को छोड़ने से मना कर दिया और कहा कि वो नौकरी नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसी स्थिति में तीरथ कौर के बाद में जस्टिस गोवर ने कहा कि पत्नी का इस आधार पर कि वो कहीं और जाके नौकरी कर रही है, पति के साथ सहचर्य जीवन नहीं व्यतीत कर रही है, तो उस आधार पर उन्होंने पति के फेवर में रिश्ता ऑफ कंजुगल की डिग्री पारित कर दी। लेकिन बाद में पुट्ठू राजा वर्सेस पद्मा सुरेंद्र कुमार गुरदीप सिंह के केस में और तमाम केसेस में जस्टिस भार्गव जो सेशन मिशन के केस था, जस्टिस भार्गव ने भी कहा कि पत्नी का इस आधार पर अपने पति से अलग रहना कि वो कहीं और नौकरी कर रही है या अपनी कहीं एम्प्लॉयमेंट में है या जॉब में है, वो रीजनेबल कॉज, यानी इसके अंतर्गत रीजनेबल कॉज के अंतर्गत नहीं आएगा। अतः पति के फेवर में उन्होंने रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट की डिग्री पारित कर दी। लेकिन बाद में जो है शांति निगम वर्सेस आरसी निगम 1972 का केस था, जिसमें कि जस्टिस एस.एन. कारजू ने ये स्पष्ट कर दिया कि राइट टू प्रोफेशन इज ए फंडामेंटल राइट ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इंक्लूडिंग द वाइफ। तो
तो अतः पत्नी अगर कोई जॉब कर रही है तो वो उसका फंडामेंटल राइट है, इस आधार पर कि पत्नी जॉब कर रही है, पति के फेवर रजिस्टर ऑफ कंज्यूमर राइट्स की डिग्री पारित करना असंवैधानिक है। अतः उन्होंने जॉब के आधार पर, क्योंकि जॉब का करना पति और पत्नी दोनों का अधिकार है सेक्शन 14 और 19 के अंतर्गत, अतः इस आधार पर जस्टिस काजू ने रजिस्टर ऑफ कंज्यूमर राइट्स की डिग्री पारित करने से मना कर दिया। और बाद के कुछ न्यायालय हाई कोर्ट्स ने भी, जैसे गुजरात, मद्रास और राजस्थान हाई कोर्ट में भी इस आधार पर पति के फेवर में डिग्री पारित करने से मना कर दिया कि पत्नी जो है वो कहीं और जॉब कर रही थी। ब्रिटिश केस में, ब्रिटिश केस ब्राडशा वर्सेस ब्राडशा के केस में इंग्लैंड के कोर्ट ने कहा कि सोसाइटी का मतलब, विदाउट ऑफ सोसाइटी यानी सर्चर का मतलब ये नहीं है कि दोनों साथ साथ फिजिकली तौर पर एक छत के नीचे निवास करें। कई ऐसे पति हैं जो सालों अपने पत्नी से दूर रहते हैं, उसके बावजूद भी उसमें विदाउट फ्रॉम द सोसाइटी नहीं कहा जाता है, यानी कि पति का पत्नी से दूर होकर अलग अलग रह के भी जीवन यापन किया जाता है। ब्राडशा वाले केस में कहा गया कि कोई जरूरी नहीं कि एक छत के नीचे भौतिक तौर पर, फिजिकली तौर पर दोनों साथ रहें, अलग अलग भी रह रहे हैं लेकिन उनका साथ में रहने का इरादा है, तो फिर ये विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी नहीं माना जाएगा। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है रजिस्टर ऑफ कंज्यूमर राइट्स की डिग्री पारित करने का, वो है कि जो अलग रह रहे हैं, यानी एक ने दूसरे को अलग किया है, उसके पीछे कोई रीजन नहीं होना चाहिए। अगर अलग रहने का कोई रीजन है तो सेक्शन 9 की डिग्री पारित नहीं की जा सकती है। तमाम केसेस में गुरुदेव वर्सेस सरवन वाले बात में न्यायालय ने कहा, 1959 का केस था, न्यायालय ने कहा कि ये पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, स्पाउस टू स्पाउस डिपेंड करता है कि किस पार्टी का और कौन सी परिस्थितियों में कोई रीजनेबल कॉज है कि नहीं है। जैसे कि इकोनॉमिकली पति अगर नौकरी नहीं करता है तो ये कोई युक्ति संगत कारण नहीं माना जाएगा। अगर ग्रेव क्रूरटी होती है, पत्नी के खिलाफ अगर एडल्ट्री का चार्जेस लगाया जाता है, एक्सेसिव पति जरूरत से ज़्यादा शराब पीता है, जरूरत से ज़्यादा सेक्स करता है, तो ऐसी स्थिति में ये सारे कारण जो है वो युक्तिसंगत कारण माने गए। लेकिन ये कारण कि छोटे मोटे झगड़े हो रहे हैं, छोटे मोटे कलह हो रहे हैं, या फिर कोई अपने ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती है, इस तरह के छोटे मोटे कारण जो है वो रीजनेबल काज के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे। तीसरा जो ग्राउंड है वो है कोर्ट सेटिस्फाइड। रजिस्टर ऑफ कंज्यूमर राइट्स की डिग्री पारित करने के लिए तीसरा जो लॉजिक है, कोर्ट को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। ये हो सकता है कि पहला और दूसरा कारण न रहा हो, लेकिन कोर्ट सेटिस्फाइड है तो तीसरे आधार पर भी डिग्री पारित की जा सकती है। तो रजिस्टर ऑफ कंज्यूमर राइट्स की डिग्री पारित करने के 3 आधार हैं। तीनों आधार को भी हम ऑलरेडी डिस्कस। समय समय पर सेक्शन 9 यानी रजिस्टर ऑफ कंज्यूमर राइट्स की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया। चैलेंज डिसेंस किया गया कि कैसे कोर्ट ये कह सकती है किसी पार्टी को कि वो अपने मैट्रिमोनियल लाइफ को रिज्यूम करे, अदरवाइज उन दोनों के बीच में कोर्ट जो है वो डाइवोर्स कर देगी। तो हाउ इट इज पॉसिबल फॉर द कोर्ट टू आस्क द अदर पार्टी or compel the other party to live with their spouse? It is not possible for the it is the against of the section article 14 or article 1921 of the Indian Constitution। जो सबसे पहले बार इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया था टी सरिता वर्सेस टी वेंकटा सुब्बैया 1983 के बाद में। कोर्ट ने यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहा, न्यायाधीश चौधरी ने कहा कि जो रजिस्टर ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज इज टोटली वायलेटिव ऑफ द आर्टिकल 1421 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये काफ़ी असभ्य, क्रूर और दमनकारी प्रोविजंस है और पत्नी के राइट टू प्राइवेसी का ब्लेटेंट वायलेशन करता है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि यू कैन नॉट आस्क द वाइफ टू फोर्सफुली और लिव विद द हस्बैंड, इट इज नॉट पॉसिबल। सेक्शन 9 जो है वो फोर्स करता है पत्नी को कि वो अपने पति के साथ रहे जो कि उसके साथ नहीं रहना चाहती है। लेकिन ये केस आया था 1983 में। इस केस के साल भर के बाद ही हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर सिंह के बाद में और बाद में सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार के बाद में, दोनों ही बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आर्टिकल जो उन्होंने आंध्र प्रदेश के द्वारा दिया गया निर्णय 1983 का था उसको उन्होंने उलट गया और सरोज रानी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि ये सेक्शन 9 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कोहैबिटेशन का मतलब होता है पति पत्नी एक साथ रहते हैं, एक साथ मिलकर आपस में लव एंड अफेक्शन करते हुए अपने जीवन का यापन करते हैं। ये कोई फोर्स नहीं करता है। और दूसरी बात यह है कि कोई ये बाध्य नहीं कर रहा है कि उसके साथ रहे। अगर पत्नी नहीं भी रहना चाहती है तो भी ये एक विवाह को बचाने का एक मात्र टूल्स है कि ये ऑप्शन के तहत पत्नी को या पति को कहा जाता है कि आपस में एक साथ रहे। कोर्ट जो है वो कोर्ट का वो ऑर्डर उस प्रकार से उस तरह से ऑर्डर नहीं होता है कि अगर उसका कोई पालन नहीं करेगा तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। कोर्ट एक प्रकार से दूसरे पार्टी से आग्रह करती है कि दोनों पक्षकार के ऊपर बाइंडिंग है कि वो रजिस्टर ऑफ कंज्यूमर राइट्स की डिग्री पारित होने के पश्चात वो चाहे वो आपस में रहना प्रारंभ कर दे। क्योंकि इस वाद में न्यायाधीश सत्यसाची मुखर्जी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि ये विवाह को रिस्टोर, यानी विवाह जो प्राय मृत हो चुका है उसको रिस्टोर करने का एक टूल्स है जिसके माध्यम से विवाह को बचाया जाता है। सेक्शन 9 जो है विवाह को कंपेल नहीं करता है, ये अनसिविलाइज सेक्शन नहीं है बल्कि ये काफी उपचारात्मक सेक्शन है कि इसके थ्रू जो है विवाह को बचाया जाता है। अगर आप देखें तो कुल मिला के ये 3 सेक्शन ने इस बात को क्लियर कर दिया था कि कि सरिता का जो निर्णय था कि सेक्शन 9 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो बेसिकली वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल की श्रेणी में नहीं आता है। ये एक बचाया जाता है कि दूसरे पार्टी से कहा जाता है दोनों पार्टी के ऊपर, क्योंकि सेक्शन 9 जब की डिग्री पारित होती है तो बोथ द पार्टी आर नाउ बाउंड टुगेदर टू लिव अंडर वन रूफ, बिकॉज बोथ नोज वेरी वेल दैट कि अगर 1 साल के भीतर उन दोनों के बीच में विवाह रिस्टोर नहीं होता है तो ये डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाएगा। अगर आप देखें लेटेस्ट कुछ सुप्रीम कोर्ट के वादों को देखें तो जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 और जोसेफ स्वाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के दोनों के केस का इम्पैक्ट अगर आप देखें तो दोनों ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो देश की हाईएस्ट कोर्ट है उसने विमेन मैरिटल प्राइवेसी को, विमेन के शादी के बाद जो पत्नियों के अधिकार हैं उसकी सुप्रीमेसी को स्टेब्लिश किया है। दोनों ही केस में अगर आप देखें तो मैरिटल रेप को अब चूंकि हालांकि अभी उसे ऑफेंस नहीं माना गया है, लेकिन कोर्ट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है कि शादी के पश्चात मैरिटल रेप जो है वो ऑफेंस की श्रेणी में लाया जाना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि रिप्रोडक्टिव चॉइस जो है वो पत्नी का अधिकार है, बच्चा पैदा करना है कि नहीं करना है, कितने करना है, ये सब पत्नी का अधिकार है, इस पर कोई। तीसरी बात भी कही गई कि शादी के बाद जबरदस्ती पत्नी को ये फोर्स नहीं किया जा सकता है कि वो अपने पति के साथ ही संबंध बनाए। इसी आधार पर एडल्ट्री के अपराध को सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया और कहा कि पत्नी को पति की वस्तु नहीं समझा जा सकता, प्रॉपर्टी नहीं समझा जा सकता है। पत्नी का जो पूरा का पूरा लाइफ है वो और पर्सनल लिबर्टी है वो उतना ही है जितना कि पति का है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार पत्नी का भी है। शादी बेशक हो जाती है लेकिन पत्नी जो है पति की प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती है। अतः इस आधार पर पत्नी की डिग्निटी को मेंटेन करते हुए उन्होंने कहा कि पत्नी के साथ जबरदस्ती या पत्नी के ऊपर कोई चीज आरोप पति के सुप्रीमेसी के आधार को थोपा नहीं जा सकता है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो आज के डेट में पुनः हम पाते हैं कि जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जो टी सरिता का बात जो रीजनेबल ग्राउंड दिया था कि इस आधार पर सेक्शन 9 की संवैधानिकता को उन्होंने चैलेंज करने का जो काम किया था और उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि टी सरिता का जजमेंट पुनः प्रेवेल कर दिया जाए और जो सरोज रानी का जो जजमेंट है उसको सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में हो सकता है कि टर्न डाउन कर दे, क्योंकि पत्नी का जिस प्रकार से पुट्टास्वामी के केस के बाद से अब स्थिति बदली है। हो सकता है कि जो वुमेन मैरिटल प्राइवेसी के आधार पर सरोज रानी के केस को देखते सरोज रानी के जजमेंट को पलट दिया जाए और सेक्शन 9 को हो सकता है कि आने वाले समय में असंवैधानिक घोषित किया जाए। थैंक यू।